हेलो गाइस। तो गाइस रिसेंटली ही ओलंपिया टीवी पर अभी एक पॉडकास्ट हुआ था जहां पर हमारे न्यू मिस्टर ओलंपिया चैंपियन हार्डी चुपन, हानी रैम्बर्ट द मोस्ट सक्सेसफुल कोच, स्टीव वाइनबर्गर जो ओलंपिया के हेड जज हैं, और साथ ही रॉबर्ट सिचरेलो जो कि एक वॉइस है ओलंपिया की, द अनाउंसर, ये सब अवेलेबल थे। एंड गाइस ऑनेस्टली टेक माय एडवाइस, चेक आउट द एंटायर पॉडकास्ट क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा पॉडकास्ट था, इंटरेक्टिव था। और यहाँ पर जब हेड जज स्टीव से बिग रैमी के बारे में पूछा गया तो उनके अकॉर्डिंग रैमी के लेग्स में इशू था, बैक में इशू था और कंडीशनिंग भी ऑफ थी। और ये 2020 में जब बिग रैमी जीते थे वो नहीं थे, उनके कई बॉडी पार्ट्स ऑफ थे। और ये बिग रैमी 2021 के बिग रैमी लग रहे थे जहां उनके साथ कई इश्यूज थे, और अब वो और ज्यादा वर्स लग रहे थे इस साल में। कंडीशनिंग भी उससे खराब थी। और स्टीव के अकॉर्डिंग 2020 के जो बिग रैमी थे वो अब तक के सबसे बेस्ट बिग रैमी रहे। और गाइस जब बॉब से पूछा गया कि तुम्हें क्या लगता है कि हमने बिग रैमी का बेस्ट देख लिया है और अब हमें वो उससे बेहतर नहीं दिखने वाले, तो गाइस बॉब के अकॉर्डिंग भी यही लगता है कि हम बिग रैमी का बेस्ट देख चुके हैं। और ऐसे इश्यूज से, ऐसी इंजरीज से बहुत रेयरली हम किसी को उनके बेस्ट पर फिर से देख पाते हैं रिटर्न करते हुए। रैमी की एज इज ऑल्सो नॉट ऑन हिज साइड। रैमी इस इंडस्ट्री में कई सालों से रहे हैं, वो एक कमाल के चैंपियन थे, बट अब इस सब के बाद ये रैमी को फिर से कंटिन्यू करते हुए नहीं देखते। और एक तरह से एक शिफ्ट हो चुका है और बहुत सारी न्यू फिजिक्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ चुके हैं जो हमें इस बार के ओलंपिया में देखने को मिले। और हैनी के अकॉर्डिंग भी रैमी के साथ 9 इश्यूज हैं उनकी बैक में और स्पेशली हिज ट्राइसेप्स, जिनको रैमी इज नॉट एबल टू फायर अप, क्योंकि कुछ पोजेस में स्पेशली बैक डबल बाइसेप में इट वाज क्लियरली विजिबल और वो प्रॉपर्ली अपने लैट्स को खोल नहीं पा रहे थे। और रैमी की अपर बैक इतना हैवीली डेवलप्ड है, इस वजह से लोअर बैक और अपर बैक में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। फिर जब बात हुई एंड्रयू जैक की, तो अकॉर्डिंग टू स्टीव, एंड्रयू जैक एक पोटेंशियल रॉनी कॉलमैन है। आई मीन गाइस वी ऑल नो हाउ एस्थेटिक एंड्रयू जैक इज, और कितना ज्यादा पोटेंशियल उनके फ्रेम में है जस्ट बिकॉज ही इज सो टॉल, और ज्यादा मसल पैक करने का। और यहाँ स्टीव ने यही बताया कि अगर एंड्रयू अपनी बैक पर और मसल पुट ऑन कर लेते हैं और वो और भी ज्यादा कंडीशन आ जाते तो उनकी प्लेसिंग काफी बेहतर हो सकती थी जहां पर वो प्लेस करे उससे। बट स्टिल गाइस अपने फर्स्ट ईयर में ही प्रो बनना, क्वालिफाई करना और टॉप 10 में प्लेस कर जाना इज रियली ह्यूज। अकॉर्डिंग टू स्टीव जब डायरेक्ट स्टेज पर आए तब ही वॉज लुकिंग बिग एंड फुल एंड एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर कैरी कर रहे थे, लेकिन डायरेक्ट के पास हार्डी चुपन वाली मसल मैच्योरिटी नहीं थी और वो इसीलिए हार्डी के सामने ठीक से स्टैंड नहीं कर पाए। और प्री जजिंग में ये सिर्फ एक पॉइंट वाला डिसीजन था और हार्डी ने प्री जजिंग से लेकर नाइट शो तक अपनी कंडीशनिंग बनाए रखी और डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ मसल मैच्योरिटी लैक कर रहे थे। हार्डी के मसल्स में ज्यादा सेपरेशन आ रही थी और वो सिर्फ मसल मैच्योरिटी से ही आती है। बट ये बहुत क्लोज था क्योंकि डायरेक्ट ने हार्डी को कई पोजीज में बीट करा था और डायरेक्ट को 2023 में हार्डी को बीट करने के लिए स्टीव के अकॉर्डिंग बिगर चेस्ट और बिगर फ्रंट थाइज के साथ आना होगा। और अगर डायरेक्ट ने ये कर दिया, अपनी कंडीशनिंग को, अपनी वेस्ट को, अपनी टाइनी वेस्ट को बिना सैक्रिफाइस करे, तो वो हार्डी को पुश कर सकते हैं एक एक्सट्रीम लेवल तक। और गाइज हमने इस साल ही देखा कि डायरेक्ट ने हार्डी को कितना पुश करा है। पर गाइज इसके बारे में सबसे अमेजिंग ओपिनियन हैनी रैम्बर्ट की थी एंड द वे ही एक्सप्लेन्ड इट शोज कितना ज्यादा नॉलेजेबल एंड सुपीरियर ही इज इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। हैनी ने बताया कि डायरेक्ट को अपने मसल्स को सीजन होने देना पड़ेगा। हार्डी के मसल्स सीजनड हैं, यानी कि कंसिस्टेंटली टाइम टू टाइम ओवर 150 शोज हार्डी ने ये मसल्स गेन करे हैं और उनके ऊपर कम्पीट करा है। डायरेक्ट के मसल्स बिल्कुल नए हैं जिन्हें डायरेक्ट के फ्रेम पर ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आई थिंक अभी 1 साल भी नहीं हुआ। और लास्ट ईयर के ओलंपिया के बाद से डायरेक्ट ने पिट्सबर्ग के टाइम पर ही ये मसल पुट ऑन करना स्टार्ट करा था और जितने लंबे टाइम तक ये डायरेक्ट के फ्रेम पर रहेंगे उतना ज्यादा सेपरेशन ओवर टाइम उनमें शो होगा, उतना उस मसल में ग्रेनीनेस आएगी और ये चीज टाइम लेती है। दिस इज हाउ योर मसल्स प्रोग्रेस और मसल मैच्योरिटी किक्स इन। और अपने एक्स फ्रेम, अपने वी टेपर को बनाए हुए ये चीज डायरेक्ट को रखनी होगी क्योंकि ये चीज डायरेक्ट की फिजिक का एक्स फैक्टर है जो सिर्फ डायरेक्ट ओन करते हैं। और फिर स्टीव से निक वॉकर के बारे में पूछा गया और स्टीव के अकॉर्डिंग निक वॉकर एक फोर्स है और डायरेक्ट और हार्डी से कंपीट करने के लिए निक को वही करना पड़ेगा जो निक ने लास्ट ईयर से अब तक करा है। निक वॉकर ने काफी मसल पुट ऑन करा है बिना अपनी वेस्ट को खराब करे हुए। निक के पास इस साल ह्यूज मसल्स थे और थिक मिड सेक्शन के साथ उन्होंने अपनी फिजिक में कुछ खराब नहीं करा, बिल्कुल सेम लेवल की फिजिक रखी एंड केम बैक विद मोर साइज। और अगर निक ने ये कंसिस्टेंसी बनाए रखी और नेक्स्ट ईयर भी कर दिखाया तो फिर से ये एक बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन होगा टॉप 3 का। एंड ऑनेस्टली गाइस जैसे यहाँ टैरिक ने कहा, बहुत सारे लोग निक को एलिमिनेट कर रहे थे और सिर्फ वन टाइम हाइप बोल रहे थे, बट निक स्टार्टिंग से ही फोकस थे और सबको एक ही चीज बोल रहे थे कि मैं फर्स्ट कॉल आउट में आऊंगा। और बॉब के अकॉर्डिंग निक ने ये प्रूव करा है और इंप्रेस करा है हमेशा। और यस, निक के पास वो प्रिटी फिजिक नहीं है जो डायरेक्ट के पास है, बट एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की फिजिक निक वॉकर स्टेज लेकर आते हैं और निक को कभी भी आगे भी काउंट आउट नहीं करा जा सकता। वो हमेशा टॉप कंटेंडर रहेंगे अब से। और खास तौर पर निक के बैक डबल बाइसेप की तारीफ करी गई कि जब वो ये पोज हिट कर रहे थे उनका प्रॉपर पोज और जो शेयर अमाउंट ऑफ मसल वो होल्ड कर रहे थे वो इंसेन लग रहा था। और हैनी के अकॉर्डिंग निक वॉकर कंसिस्टेंटली डोर पर नॉक कर रहे हैं टू बी मिस्टर ओलंपिया। और सबसे बड़ी चीज जो निक ने अकॉम्प्लिश करी है वो है कंसिस्टेंसी। लास्ट ईयर टॉप 5, दिस ईयर टॉप 3 एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। फिर गाइस बारी आई ब्रैंडन करी के और उनके बारे में सबकी एक ही ओपिनियन थी कि ब्रैंडन के
लेग्स और ब्रैंडन की अपर बॉडी दो अलग अलग चीजें लगती हैं और ब्रैंडन को इस डिफरेंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा और जिस तरह की कंडीशनिंग अपनी अपर बॉडी में लेकर आ रहे हैं वही चीज लोअर बॉडी में भी नेल करनी पड़ेगी। ही इज मिसिंग सेपरेशन ऑन हिज लेग्स एंड हैमस्ट्रिंग्स और ब्रैंडन इतना ऊपर प्लेस कर रहे हैं क्योंकि ब्रैंडन के पास एक जबरदस्त शेप है, बट अगर उससे ऊपर उन्हें प्लेस करना है तो उन्हें लोअर बॉडी में बेहतर कंडीशन लानी होगी। एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है ब्रैंडन की बॉडी की, बट जब भी ब्रैंडन साइज पुट ऑन करते हैं और भी ज्यादा बिगर होकर आते हैं, ब्रैंडन की अपर बॉडी पर तो वो दिखता है बट लोअर बॉडी उस प्रोपोर्शन में नहीं ग्रो करती और एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ब्रैंडन की फिजिक में। और अगर उन्होंने ये कर दिया इस डिफरेंस को एलिमिनेट तो ये फिर से एक टॉप की कॉन्वर्सेशन में आ जाएंगे और आज के लाइनअप पर ब्रैंडन का शेप और साइज उन्हें एक लेवल तक ही पुश कर सकता है। व्हेन देयर आर मोर डिफरेंट एंड कंप्लीट बॉडी बिल्डर्स लाइक हार्डी चूपन, निक वॉकर और डेरेक लैंसफोर्ड और एंड्रयू जैक्ट और सैमसन डोडा, ये दोनों भी पूरी तरह से गाइस डोर किक करने के लिए रेडी हैं और फिर ये ब्रैंडन की प्लेसिंग हमें और स्लिप करते हुए दिखेगी अगर ब्रैंडन ने इस चीज पर वर्क नहीं करा तो। एंड हार्डी चूपन के बारे में स्टीव की और जजेस की ओपिनियन एक ही थी। स्टीव ने कहा कि इस साल हार्डी बिगर हैं, प्रॉपर हार्डनेस के साथ हैं और इन्हें देखते ही मैंने कह दिया था कि आज हार्डी तैयार हैं। और जब भी कंपेटिटर्स आते हैं तो स्टीव अपनी एक लिस्ट में उन्हें टिक करते हैं कि ये एथलीट टॉप 6 के लिए कंसीडरेबल लग रहा है और इस बार हार्डी वो फर्स्ट एथलीट थे और कई बार प्री जजिंग से लेकर फाइनल्स तक कई चेंजेस आते हैं और उस लिस्ट में से कई लोग खराब हो जाते हैं या कंडीशनिंग का मार्क मिस कर देते हैं और फिर नाम टिक ऑफ करना पड़ता है। बट हार्डी स्पॉट ऑन थे प्री जजिंग में भी और हार्डी पूरी तरह से कंप्लीट थे और यही चीज उन्होंने फाइनल्स में भी नेल करी। हार्डी हमेशा से कंसिस्टेंट रहे हैं अपने 4 साल के ओलंपिया करियर में और ये कभी भी ऑफ नहीं आए एंड यही चीज आपको डेंजरस बनाती है। और हैनी ने इस बार सब जजेस के फीडबैक लिया कि हार्डी इज अमेजिंग और उनको बस थोड़ा सा बिगर आना होगा, बस हार्डी को थोड़ा सा और मसल्स के साथ ले आओ और इस बार हैनी ने वही करा और इस बार हार्डी 8 से 10 पाउंड हैवियर थे लास्ट ईयर से और इस फुलनेस से हार्डी के मसल्स में सेपरेशन और ज्यादा इंक्रीज हुई और उस इंक्रीज मसल मास के साथ हार्डी को सेम लेवल की कंसिस्टेंसी से हार्ड लाना ही गेम प्लान था और यही करा गया। तो जहां ऑलमोस्ट सारे एथलीट्स जिन्होंने इस बार ओलंपिया में अच्छा प्लेस करा है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं या फिर पॉडकास्ट अटेंड कर रहे हैं, वहीं निक वॉकर इज बैक टू हिज ग्राइंड। निक वॉकर का ना ही गोल अचीव हुआ है ना ही इज लेस फोकस्ड क्योंकि निक वॉकर ने स्टार्ट में ही बोल दिया था कि उनका गोल है टाइटल जीतना और जिस तरह से निक वॉकर अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और फिर से निक वॉकर का मैट जॉनसन के साथ ट्रेन करना उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ क्योंकि डॉम सुपर स्लाइस के साथ निक वो कंफर्ट लेवल फील ही नहीं कर रहे थे और फिर निक ने मैट जॉनसन के साथ आकर अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी। शॉन क्लाइडा जो 212 डिवीजन के विनर बने हैं उन्हें भी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैट जॉनसन ही ट्रेन कर रहा है और मैट के दूसरा एथलीट निक वॉकर इज इन टॉप 3। निक वॉकर के बारे में एक र्यूमर या फिर आप कह सकते हैं क्वेश्चन सा चल रहा था कि क्या निक वॉकर इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक में compete करने वाले हैं, बट इस बात को निक वॉकर ने रिसेंटली अपने Q&A सेशन में रिफ्यूज कर दिया एंड आई थिंक गाइस इट वाज द राइट डिसीजन क्योंकि जिस तरह से निक वॉकर ने एक साल में इतनी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं एंड एक फोर्स बन चुके हैं जिन्होंने प्रूव कर दिया है कि हाउ फोकस्ड एंड ड्रिवन ही इज। निक वॉकर अभी बहुत यंग है एंड एक बहुत ज्यादा स्कोप है इनके पास इंप्रूवमेंट्स करने का और इस पूरे साल में निक को सिर्फ इसी एक चीज पर काम करना चाहिए क्योंकि 1 वो टॉप 5 में आने की वजह से ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं इस साल के ओलंपिया के लिए तो उन्हें कोई भी प्रो शो जीतने की जरूरत नहीं है। एंड 2 इस बार भी एक अच्छा ऑफ सीजन लेकर निक अपने पूरे पोटेंशियल को और भी यूटिलाइज कर सकते हैं टू गिव हार्डी अ फाइट। निक वैसे अगर आर्नोल्ड क्लासिक करते भी तब भी आई डोंट थिंक उन्हें कोई बीट करने वाला था, ना ही विलियम बोनेक ना ही ब्रैंडन करी क्योंकि ब्रैंडन करी के साथ लोअर बॉडी कंडीशनिंग का एक इशू जो चल रहा है वो अब काफी कंसिस्टेंट हो गया है और हंटर लब्राडा जिन्हें इस साल क्वालिफाई करना पड़ेगा वो भी निक वॉकर को बीट नहीं कर पाते जो सीधा 4th प्लेस से 7th प्लेस पर मूव कर गए। हंटर को ओलंपिया में अपने बेस्ट शेप में आने की जरूरत थी बट हंटर ने भी साइज चेस करा और अपने शेप और कंडीशनिंग में लैग कर गए। ही शुड हैव प्लेड एट हिज स्ट्रेंथ्स। बाकी सैमसन डोडा गाइस इनमें सच में काफी पोटेंशियल है बट सीरियसली अभी तो इतने कम टाइम में आई रियली डोंट सी सैमसन को इतना इंप्रूव करते हुए कि निक वॉकर को हरा दे। तो अगर निक चाहते तो यहाँ आर्नोल्ड क्लासिक में आकर ये आर्नोल्ड क्लासिक जीत सकते थे विदाउट एनी इशू। और गाइस लास्ट ईयर ब्रैंडन करी को $200,000 मिले थे आर्नोल्ड क्लासिक जीतने के विच इज अ वेरी बिग अमाउंट बट निक की आई सेट है सिर्फ अपने टारगेट पर एंड निक को मैंने अपनी प्रेडिक्शन में 3rd प्लेस पर रखा था एंड ही केम 3rd ओनली। मार्क माई वर्ड गाइस जिस तरह का निक का फोकस है ही इज हंग्री। निक वॉकर नहीं रुकने वाले हैं जब तक टाइटल जीत नहीं जाते। इट्स जस्ट अबाउट व्हेन क्योंकि हार्डी डायरेक्ट और निक के स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है एंड निक ये बात जानते हैं कि उन्हें कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते रहना होगा। बाकी का इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। इस साल हमने जितनी भी अपडेट देखी इयान वलेर की वो सब आउटस्टैंडिंग थी और इयान ने इस इंप्रूवमेंट के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस भी करा था बट लुक एट इयान हियर ऑन द स्टेज। इयान की बैक पर भी बिग रैमी की तरह ही नर्व डैमेज वाला इशू लग रहा था और साथ ही इयान वॉज शेकिंग पोस्ट करते में बहुत ही अनकंफर्टेबल तरीके से इयान पोस्ट कर रहे थे और आई थिंक इयान को मैंने स्टेज पर ऐसा कभी नहीं देखा। लगातार 2 सालों से 7th प्लेस कर रहे थे इयान वलेर, इस बार सीधे 11th प्लेस पर मूव कर गए, टॉप 10 से भी बाहर एंड ये चीज इयान के लिए भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रही होगी। और यहाँ पर इयान की बैक को देखकर कई क्वेश्चन रेज हुए जैसे नर्व डैमेज या फिर कोई इंजरी को लेकर, तो इसका जवाब देने के लिए यहाँ पर इयान ने ये पोस्ट डाला है जिसमें वो बता रहे हैं
हैं कि नो डैमेज और बैड पोजिंग और फ्लैट होने में बहुत डिफरेंस होता है। और यहाँ इन्होंने शो करी है अपनी 4 वीक्स आउट अपडेट और साथ ही बोल रहे हैं कि इनके ग्लूट्स भी यहाँ पर पूरी तरह से टाइट हैं और इनकी फिजिक की फुलनेस भी काफी बेहतर है जैसी ये स्टेज पर नहीं प्रेजेंट कर पाए। और ये क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि कैसा लगेगा स्टेज पर इस लुक और इस वेट के साथ अगर ये जाते हैं तो। और 2023 में ये दिखाना चाहते हैं कुछ डिफरेंट और एक्चुअल में जिस लेवल की मस्कुलैरिटी ये कैरी करते हैं वो प्रेजेंट करना चाहेंगे। और इनके हिसाब से अभी बहुत काम करा जाना है इनकी पोजिंग पर ताकि ये उस कंफर्ट लेवल तक पहुंच सकें जहां ये अपनी फिजिक को बेस्ट वे में प्रेजेंट कर पाएं। और साथ ही इन्होंने एक तरीके से प्रॉमिस कर दी है कि अब ये स्टेज पर तब तक नहीं चढ़ेंगे जब तक ये 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि ये अपना बेस्ट प्रेजेंट कर पाएंगे। तो गाइज दीज आर सम रियली बिग वर्ड्स बट यान के हिसाब से बेसिकली ये फ्लैट थे। और गाइज ये एक एक्चुअल में बहुत बड़ा रीजन हो सकता है क्योंकि अगर हम यहाँ इस अपडेट में देखें तो यान की बैक में ऐसा कोई इशू नहीं दिख रहा एंड काफी ग्रेनी काफी कंप्लीट बैक प्रॉपर डिटेल्स के साथ यहाँ दिख रही है। और अगर आप थोड़ा पीछे चले 6.5 वीक्स आउट में तो मैन सी यहाँ भी यान की बैक की जो डिटेल्स हैं जो थिकनेस है वो काफी क्रेजी लेवल तक आ रही है और वो भी बिल्कुल नीचे तक। और 8.5 वीक्स आउट में भी डैम यहाँ तो ये क्रेजी डांस बैक लग रही है विद ग्रेट लैट इंसर्शंस। अब अगर यान ऐसे ही कुछ प्रेजेंट करते विच इज सिग्नेचर ग्रेनीनेस तो शायद बात कुछ और होती। बट इसीलिए कहा जाता है गाइस कि बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अबाउट कि आप पूरे साल कैसे दिख रहे हो बल्कि आप उस एक पर्टिकुलर मूवमेंट में उन 10 मिनट्स में अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर पाते हो एंड इफ यू फेल दियर इट्स गेम ओवर फॉर यू। तो आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि यान की कार्ब लोडिंग काफी हद तक गलत हुई हो और स्टेज जाने से पहले ही जब एथलीट खुद को देखते हैं तभी उन्हें ये रियलाइजेशन हो जाती है और यही यान के साथ हुआ। एंड गाइस लेट्स बी ऑनेस्ट जब आपको भी पता होता है कि आप अच्छे लग रहे हो क्लोथ्स आपको परफेक्टली फिट कर रहे हैं यू आर नेलिंग इट दैट डे उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ और होता है। और सेम इशू यान के साथ भी पॉसिबली हुआ। इन्हें पता लग गया था कि ही हैज मेड सम मिस्टेक्स और वही सेम चीज स्टेज पर यान की पोजिंग में और उनकी बॉडी लैंग्वेज दोनों में दिखाई दी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।